अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक और स्कैंडल मंजर आम पर आ गया है। नथिया गली में एक लग्जरी होटल की तामीर का ठेका वज़ीर आज़म इमरान खान के दरीना साथी और PTI के एक डोनर जिनका नाम बताया जाता है मुमताज़ अहमद मुस्लिम, उनको मिल गया है। अब द न्यूज़ में शाये होने वाली फ़ख्र दुरानी की खबर के मुताबिक इत्तेफाक कहिए या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और मुमताज़ मुस्लिम के दरमियान में ये जो होटल का मुआहिदा हुआ है, एक माह कबल ही CM खैबर पख्तूनख्वा यानी महमूद खान और मुमताज़ मुस्लिम की मुलाकात हुई और एक माह बाद ये कॉन्ट्रैक्ट मुमताज़ मुस्लिम को मिल गया। और ये तो हमने आपको बताया ही कि किस तरह से वज़ीर आज़म इमरान खान और PTI से बड़े दरीना ताल्लुकात हैं मुमताज़ मुस्लिम के। अब एक तरफ ये खबर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की, मुमकिन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की, दूसरी जानिब फॉरेन फंडिंग केस में स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट जिसके ऊपर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात उठाए जा रहे हैं, अपोजिशन का रद्द अमल आ रहा है और कहा जा रहा है अपोजिशन की जानिब से कि इमरान खान एक करप्ट और बेईमान शख्स के तौर पर सामने आए हैं और जो उन्होंने ईमानदारी का नकाब पहना हुआ था वो उतर गए हैं। फिर पीपल्स पार्टी एक और मुद्दा लेके आई है, जो अभी पार्लियामेंटेरियंस की टैक्स गोशवारे 2019 के जारी हुए हैं, उसमें पीपल्स पार्टी ये मुद्दा उठा रही है कि वज़ीर आज़म की आमदनी में 2019 में इतना ज़्यादा इजाफा होना बड़ा तशवीशनाक है और इसका ऑडिट होना चाहिए। तो ये जो एक के बाद एक स्कैंडल सामने आ रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ात उठाए जा रहे हैं, अपने एनालिस्ट से हमने ये पूछना है कि क्या ये वज़ीर आज़म के इमेज के लिए नुकसानदेह हैं? कितने नुकसानदेह होंगे? रेट करवाने अपने एनालिस्ट से हमने, एक सबसे कम, 10 अगर रेट करेंगे तो सबसे ज़्यादा। पैनल पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं हफीज़ुल्लाह न्याई साहब, मज़हर अब्बास साहब, शहजाद इकबाल साहब और इरशाद भट्टी साहब। भट्टी साहब, क्या ख्याल है आपका क्या ये केसेस वज़ीर आज़म इमरान खान की साख के लिए नुकसानदेह हो सकता है? पहली बात तो ये है कि मैं बिल्कुल नहीं मानता मैडम शेख कि इमरान खान बजाते खुद करप्ट और बेईमान है, या उनके चेहरे पे पहले नकाब था और जो उतर गया है। इमरान खान बजाते खुद मिस्टर क्लीन है और ईमानदार है। ये बात हमारी अपोजिशन की समझ में नहीं आएगी, क्योंकि जिस मुल्क जिस मुआशरे में जीरे ब्लेड बनाती ठगों ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है, और हम जिस मुल्क और जिस मुआशरे में रहते हैं वहाँ अकलियत को निकाल कर वही शरीफ है, वही ईमानदार है जिसे मौका नहीं मिला या जिसका दाव नहीं लगा। आपने भी आपकी नजरों के सामने भी, मेरी भी, देखते ही देखते यहाँ फ्रंटमैन करोड़पति हो गए हैं। निगरान वुज़रा वज़ीर आज़म जो 3 माह के लिए आते हैं, कमा कर खूब ले जाते हैं, और यहाँ तो काउंसलर क्लर्क को, नायब कासलों के खांचे खाते हैरान को नए। आप इमरान खान की गवर्नेंस परफॉर्मेंस पर तनकीद कर सकते हैं, इमरान खान के फैसलों पर तनकीद कर सकते हैं, वो जो वादे दावे नारे किए थे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट समेत उन पर बात कर सकते हैं। काबीना में बैठे नैब के मुल्जमान और इर्द गिर्द माफिया के खिलाफ कार्रवाई न करने पर तनकीद कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर केस, BRT, अद्वियात स्कैंडल, आटा गंदम, पेट्रोल घपले, निजी बिजली का डाके, फॉरेन फंडिंग केस हो, या नथिया गली में अगर होटल दोस्त को दिया, इस पर तनकीद कर सकते हैं। मगर ये मानना मेरे लिए एक नामुमकिन सा होगा कि इमरान खान ये खुद करप्शन कर रहे हैं, करप्शन के पैसे इनकी जेब में जा रहे हैं, ये नामुमकिन है मेरे लिए। यस, हमें इस पे दुख है। और दूसरा सर, अगर लेकिन अगर उन्होंने अगर ये सोच लें एक मिनट के लिए, सॉरी भट्टी साहब, ये सोच लें एक मिनट के लिए कि अगर उन्होंने उनके किसी ताल्लुक की वजह से किसी को बेनिफिट हासिल हुआ, तो क्या ये भी करप्शन के जुमरे में नहीं आएगा? मैडम शेख, ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि माफिया के खिलाफ ना कार्रवाई करना, नैब में पेंडोरा लीग समेत नैब के मुल्जमान और बाकी सारे शुगर माफिया बाकी सारे बैठे हैं, काबीना में बैठे हैं, और उनके खिलाफ कार्रवाई ना करना, अपने केसों पर उतना एक्टिव ना होना जितने अपोजिशन के केसों पर है, ये साख वजीर आजम की साख को नुकसान पहुंचाएगी। मगर वजीर आजम खुद करप्ट है जैसे अपोजिशन कह रही है, ये करप्ट बेईमान है, नकाब उतर गया, वो आप नहीं मानते? नहीं, रेट कितना करेंगे? दो जुमले सिर्फ 2 जुमले, ये नहीं मानता और ये अपनी पिच पर लाना चाहते हैं, अपने जैसा करके तो सामने पेश करना चाहते हैं, ट्विस्ट कर रहे हैं, स्पिन कर रहे हैं जो गलत है। और इसको आगे डिस्कशन में ले जाते हैं। आपका पॉइंट बिल्कुल रजिस्टर कर लिया। रेट कितना करेंगे? आखिरी बात, मैंने रात को एक सवाल उठाया था, वजीर आजम से पूछा था कैपिटल टॉक में कि आपने 2018 में 1.5 लाख टैक्स दिया, 2019 में 2.5 लाख टैक्स दिया और अभी 98 लाख टैक्स दिया है, तो आप वजीर आजम में आप कहते हैं मेरी तनख्वाह में गुजारा नहीं होता, ये पैसे कहाँ से आए हैं और इनकम कहाँ से इतनी आई है कि आपने 98 लाख टैक्स दिया? उसका वजीर आजम को जवाब देना होगा, और मुझे यकीन है कोई ना कोई लॉजिकल जवाब होगा, क्योंकि मैं कभी भी नहीं मानता और मेरे लिए वो बड़ी अजीब सी बात होगी कि वजीर आजम खुद करप्ट है।
बिल्कुल, हम भी इसीलिए सवाल उठा रहे हैं। भट्टी साहब, रेड करना चाहेंगे या नहीं? जो इनडायरेक्ट नई कार्रवाई कर सके, और जितने मैंने गिनाए अद्वियात से नथिया गली होटल तक, यस 3 स्टार्स मैं दूंगा कि उनकी साख को नुकसान हो रहा है, मगर वजीर आजम नहीं कर। ठीक है जी, 3 नंबर देंगे जी, 3 नंबर देंगे भट्टी साहब। हफीजुल्लाह न्याई साहब, जिस तरह से भट्टी साहब कह रहे हैं, वो कहते हैं डायरेक्टली तो वजीर आजम को हम नहीं कह सकते, इनडायरेक्टली शायद कहीं पे कुछ हो गई हो, लेकिन उसको आप वजीर आजम के ऊपर नहीं डाल सकते। क्या आप मानते हैं बात? मरीम नवाज साहबा ने एक दफ़ा तकरीर की थी, इमरान खान साहब के ऊपर बड़ा दिलचस्प बातें की थी, आज से मेरा साल पहले की होगी, और वज़ीर आज़म का वो साफ़ हमीदा बयान करते उन्हें हर दफ़ा कहा था कि बंदा ईमानदार है। पहली बात तो यह है कि 3 साल में हमें भी हैं मौजूद हैं, यकीन आने के जितने स्कैंडल्स इस हुकूमत के 3 साल में बने हैं, और किसी एक महकमे में नहीं है कि जिसमें स्कैंडल ना बना हो। पंजाब के अंदर तो जो बंदे पंजाब में रह रहे हैं वो पंजाब का हाल मुझसे ले लें, जो बंदे पंजाब के बारे में जानना चाहते हैं वो पंजाब वालों से पूछें। जो केपी के अंदर है, वो तो वज़ीर आज़म खुद कहते हैं ना, बारीक काम इतना किया कि पकड़ ही नहीं पाते। मुझे अच्छा, तो वो इधर से महमूद खान का पूछ लें, किसी केपी वाले से, सलीम साफी साहब से, कि जुम्मा बाजार लगा हुआ करप्शन का लाहौर में, इस्लामाबाद में और पेशावर में, बाकी जगह भी होगा, लेकिन चूंकि इसका सब्जेक्ट हमारे इमरान खान साहब है, कुछ ये है कि आया सही है या गलत है। तो मरीम नवाज साहबा ने औसाफ हमीदा बताते हुए बताया था कि बंदा ईमानदार है। वो कहते हैं कुनत हम जिस परवास, कबूतर बास बास। मेहमान डैम का ठेका रज़ाक दाऊद साहब को चला गया। शुगर स्कैंडल में जहांगीर तरीन साहब का नाम आया, और उसके बाद जितने स्कैंडल बने, आमिर कियानी साहब पार्टी में, हुकूमत में, नान नफके में, क्या कहें कि क्या पोजीशन उनकी। वो कहते हैं ना कि बिल्कुल यकजान 2 कालिब। इमरान खान साहब का मसला ये है कि उनके साथ जो उनके फाइनेंसर हैं या उनको सपोर्ट कर रहे हैं पार्टी को, या उनको जो सामने आते हैं, उनका पैसा जो है वो उसको लोग डर्टी मनी कहते हैं। मुबैना तौर पे हर एक के बारे में करप्शन के अजीमुशान इल्ज़ाम आता है। अब मुझे समझ नहीं आती कि वो कोई दिन दहाड़े डे लाइट रॉबरी जो करेगा वही करप्शन का होगा। इससे पहले मुझे याद है कि 95 से 97 तक, 94 से 97 तक बेनजीर साहबा की हुकूमत में आए दिन कोई ना कोई अजब कहानी करप्शन की आ रही है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, वजीर आजम को बरी उज़्ज़मा नहीं कहा जा सकता। ठीक है, नहीं सब रेट कर दे, फिर मैं जरा मेरा ख्याल है कि साख उनकी बहुत मुतासर है। सब रेट कर देने, मेरे साख उनकी बहुत मुतासर हुई है, इससे पहले भी हुई है। मैं तो समझता हूँ कि आप जाहिर है कि मैं तो इसको 8 तक रेट करूंगा कि उनकी साख मुतासर है, हो रही है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आमिर कियानी गवाही को स्कैंडल फंस जाए और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बनाए और आपको आपकी साख भी बरकरार रहे। वो कहते हैं मैं ब्रांड हूँ, मैं ब्रांड हूँ उसका। क्या ब्रांड है? ये ब्रांड है आप, क्या आपकी नाक के नीचे सारी जो करप्शन हो रही है उनके आपकी इजाजत बगैर करा रहे हैं? वो महमूद खान जुर्रत है किसी की? जो बुज़दार साहब के ऊपर जो इल्जामात अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहे हैं, करप्शन हो रही है, तो क्या समझते हैं ब्रांड इमरान खान भी मुतासिर होती है इससे, और अगर होती है तो कितनी? देखिए, अगर इमरान खान का जो खुद एक पैमाना था कि क्या ऑनेस्टी होती है, तो उस अगर लिहाज से देखा जाए तो ये ट्रांसपेरेंसी ज्यादा जरूरी है। मिसाल के तौर पे अभी जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का केस हम बात कर रहे हैं, वाज़े तौर पे लगता है कि अगर मुमताज़ मुस्लिम साहब ने $24,000 या $25,000 फंड किए थे, पार्टी को फंड दिया था, जो कि अब स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में सामने आ चुका है, और फिर उनको कोई होटल का ठेका मिलता है, तो एक ऑब्वियस सी बात सामने यही आएगी कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि एक शख्स आके पार्टी में फंड करता है, बाद में उसको फिर ठेका दिया जाता है, तो बज़ाहिर तो लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। लेकिन मेरे ख्याल से ये देखना भी जरूरी है कि क्या ट्रांसपेरेंट तरीके से ओपन बिडिंग के जरिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट जीता था, या उनको जो है नवाजा गया है और उनको बेनिफिट दिया गया है और दूसरों को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई। ये देखना भी जरूरी है। लेकिन बेहतर ये हो, जैसे मैंने कहा, अगर इमरान खान साहब ने एक अपने लिए स्टैंडर्ड सेट किया था, बल्कि ऑपोजिशन के लिए एक स्टैंडर्ड सेट किया था, तो उसमें तो दूर रहना चाहिए ऐसी चीजों से कि जो पार्टी में डोनर हो, जो पार्टी को फंड कर रहा हो, उनको फिर आप ठेके देंगे तो सवाल तो उठेंगे, और फिर जब सवाल उठेंगे तो फिर आप ट्रांसपेरेंसी साबित करते रहेंगे। तो या तो ओपनली बताएं कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कैसे उन्होंने बिड जीती, क्योंकि अक्टूबर में इफ्तिखार दुरानी साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है,
उन्होंने ट्वीट किया था और कहा था कि मुमताज मुस्लिम साहब जो है वो हिल्टन को 42 साल बाद पाकिस्तान लेकर आए हैं, तो यकीनन बड़ा ब्रांड है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ उसको फवाद चौधरी तो कह रहे हैं ना कि ओपन बिडिंग है। हाँ, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। फवाद चौधरी साहब का मैंने स्टेटमेंट देखा है कि वो कह रहे हैं कि ओपन बिडिंग के जरिए हुआ है। अगर हुआ है तो ठीक है, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से थोड़ा सा ये मफादात का टकराव क्योंकि सामने आता है, तो इनसे बेहतर है कि दूर रहा जाए, क्योंकि ये एक वाहिद दोस्त की कहानी नहीं है ना। एक आइसोलेशन में केस होता तो आप देख लेते हैं। इमरान खान साहब के कई ऐसे दोस्त हैं, खासतौर पे वो वाले जो बनीगाला केस में जिनका नाम सामने आया था कि जमामा ने उनके अकाउंट में पैसे भेजे, वो फिर हुकूमत ने उनको कई बोर्ड्स पे रखा है, खैबर बैंक के वो बोर्ड पे थे। तो चले एक आध दोस्त की बात हो तो समझ आता है, लेकिन जब मुख्तलिफ दोस्त मुख्तलिफ पोजीशंस पे होंगे, इसी तरह जो अस्पताल में उनके एक रिश्तेदार थे वो भी हैं तो बड़े प्रोफेशनल, लेकिन जब बार बार हर जगह दोस्तों का नाम सुने जाएगा तो फिर मेरे ख्याल से वो साख जरूर मुतासर होती है। सवाल उठता है कि क्या मफादात का टकराव है और क्या जिन लोगों ने पार्टी को हेल्प किया उनको नवाजा जा रहा है। मेरे ख्याल से क्योंकि अभी तक जैसे मैंने कहा कि हमारे पास ये कोई, मेरे पास एटलीस्ट ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ट्रांसपेरेंट बिडिंग हुई थी या नहीं हुई थी, तो मैं 5 के आसपास मेरे ख्याल से कहूंगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा मुतादिद ऐसे केसेस हैं जहाँ पे ये स्टोरी सामने आई है कि कोई ना कोई उनके जान पहचान वाला किसी ना किसी बोर्ड पे लगा या कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं। लेकिन अगेन हाँ बिल्कुल जिस तरह आप कह रहे हैं, लेकिन हम एक केस के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं, हम मुतअद्दिद केसेस की बात कर रहे हैं जो पैदल पे स्कैंडल्स आ रहे हैं सामने। लेकिन जो आपने पॉइंट अभी उठाया है डोनेशन मिलने वाला, आती हूँ 1 मिनट भट्टी साहब, मजहर अब्बास साहब को जरा मैं शामिल गुफ्तगू करना चाहती हूँ। पहले मजहर साहब, जिस तरह अभी ये कहा शहजाद ने डोनेशन से मुतल्लिक, तो 24,000 रुपए की बताई जा रही है, 25,000 रुपए डॉलर की डोनेशन दी, 24-25,000 डॉलर की एवज आपको लगता है कि इमरान खान इस तरह से कर सकते हैं उनको अकोमोडेट? देखिए, जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री होता है ना, तो फिर अगर उसके नाक के नीचे चीजें हो रही हों, वो भले खुद इंडिविजुअली पर्सनली वो बहुत क्लीन हो, और इमरान खान के बारे में बिल्कुल ये रेपुटेशन है उनकी कि वो बहुत क्लीन आदमी है, लेकिन अगर एज ए प्राइम मिनिस्टर आपकी गवर्नमेंट के स्कैंडल्स आ रहे हैं, फाइनेंशियल स्कैंडल्स आ रहे हैं, आप खैबर पख्तूनख्वा में एहतसाब कमीशन बंद कर देते हैं, आपके खिलाफ होने वाली इंक्वायरीज बंद हो जाती हैं, आपके मिनिस्टर्स के खिलाफ होने वाली इंक्वायरीज बंद हो जाती हैं, इस तरह की चीज़ें सामने आने रखती हैं, तो फिर होली और सोली प्राइम मिनिस्टर को जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। क्योंकि वो मगरिब की बहुत ज़्यादा मिसालें देते हैं, तो बताएं मगरिब में क्या होता है अगर कोई गवर्नमेंट का स्कैंडल आ जाता है ना, फिर हेड ऑफ द स्टेट रिजाइन करता है ना, फिर हेड ऑफ द गवर्नमेंट क्या करता है फिर उस सूरत में, तो उनकी साख मुतासिर हो रही है। और आज देखें, आज उन्होंने क्या किया है, यानी चेयरमैन नैब को, जो नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा जिसको कहा जाता है, चेयरमैन नैब को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने पेश होने से जो है वो मना कर दिया है, और उसकी जगह लेटर हाउ कैन अ प्राइम मिनिस्टर राइट अ लेटर कि आप नैब को एक इंडिपेंडेंट इदारा कह रहे हैं और आप सेक्रेटरी नैब जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को ये लिख रहे हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर के उसके मुताबिक डीजी नैब पेश होंगे, चेयरमैन नैब नहीं पेश होंगे। ये वजीर आजम क्या, ये इससे क्या तासुर मिलेगा कि आप रोक रहे हैं चेयरमैन नैब को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के सामने जाते हुए, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के। तो ये सारी चीजें हैं। अब दवाओं के स्कैंडल में एक बाहर आया, दवाओं का स्कैंडल बंद हो गया, खत्म हो गया, वापस आ गए। उसके अलावा जो है गंदम का स्कैंडल आया, वो कहीं अंडर द कारपेट हो गया। तो ये सारी चीजें रिफ्लेक्ट करती हैं गवर्नमेंट की बैड गवर्नेंस पे, गवर्नमेंट के स्कैंडल्स के ऊपर। और जब इतने स्कैंडल्स आते हैं, जब इतनी चीजें होती हैं, तो फिर उसकी जिम्मेदारी कितना करेंगे माल साहब? मैं पांच वो करूंगा, क्योंकि साख का मसला है, कोई वो नहीं है कि आप डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ने कहीं पैसे लिए ये वो लिए, क्योंकि डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पे डायरेक्टली चीज नहीं आ रही, लेकिन एज ए प्राइम मिनिस्टर ही हैज टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर उनकी नाक के नीचे उनकी कैबिनेट के लोग के नाम आ रहे हैं, तो फिर वजीर आजम जिम्मेदार होते हैं, इसके कर रहे हैं, तो फिर जिम्मेदारी उनको लेनी चाहिए। 2 हमारे तज्जियाकार मजहर अब्बास इकबाल साहब 5 नंबर दे रहे हैं, कह रहे हैं कि तकरीबन आधी मुतासिर हुई है, अभी भी कुछ गुडविल बाकी है, अगर वजीर आजम स्टेप्स ले ले तो। भट्टी साहब कहते हैं नहीं जी, वजीर आजम कोई मुतासिर नहीं करती, उनकी साख मुतासिर नहीं हुई, बड़ी मामूली सी हुई है इनडायरेक्टली, इसलिए 3 नंबर। और न्याजी साहब 8 नंबर दे रहे हैं, कह रहे हैं क्योंकि वजीर आजम
के सामने सब कुछ हो रहा है, कि नाक के नीचे, इसकी बहुत ज़्यादा डायरेक्टली वज़ीर आज़म के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। साथ ही साथ एक और भट्टी साहब सवाल उठा रहे हैं, जो टैक्स गोशवारे सामने आए हैं उसमें जो आमदनी में इजाफा हुआ है, टैक्स रिटर्न्स में वज़ीर आज़म होते हुए इमरान खान की, उसके ऊपर सवाल उठाया है जनाब। वी होप वज़ीर आज़म इमरान खान इसको भी क्लेरिफाई करें। एक छोटी सी ब्रेक, हाजिर होते हैं उसके बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। एक जानिब महंगाई से लोग तंग आए हुए हैं, रोज़ हम इसके ऊपर बात भी करते हैं, अवाम का रद्द-ए-अमल भी आप तक पहुंचाते हैं। दूसरी जानिब एक और इसका पहलू वज़ीर इत्तलात ने उजागर किया है। वो कहते हैं जी मरी में 1 लाख के करीब गाड़ियां दाखिल हुई हैं, होटल्स और जो रेस्ट हाउसेज हैं उनके किराए बढ़ गए हैं, लेकिन फिर भी सयाहती मकामात पे जो रश है और आम आदमी का वहाँ पर जाना, ये आम आदमी की खुशहाली और आमदनी में इजाफे को जाहिर करता है। तो ये जो फवाद चौधरी साहब बात कर रहे हैं, क्या ये दुरुस्त है या नहीं? अपने एनालिस्ट से हम ये पूछेंगे। न्याजी साहब। देखिए जी, फवाद चौधरी साहब जो है ना, एक इंतहाई दिलचस्प आदमी है। कई दफ़ा जब अच्छी बात करते हैं तो कई जो है बिल्कुल आपको एक सही मानों में एक सलीके की बात होती है, और कई दफ़ा जब हल्की बात करने पे आए तो उसकी भी कोई हद नहीं है। तो मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि पता नहीं ये कहाँ से ये लोग अपनी जजमेंट करते हैं। कभी वो कहते हैं जी ज़राअत के जो है वहाँ पे किसान बड़ा खुशहाल हो गया है। कतई नज़र इसके कि यही फवाद चौधरी साहब हैं जिन्होंने फरमाया था कि 55 रुपये जो है हेलीकॉप्टर जो है जो कम्यूट कर रहा है वज़ीर आज़म बनीगाला से लेके और वज़ीर आज़म हाउस तक, और उसमें 55 रुपये पर माइल या पर किलोमीटर खर्च आ रहे हैं। ये इस तरह की बेशुमार बातें हैं जो इनकी मिल जाएंगी। अब एक थोड़ा सा देख लें जी, 1 लाख बंदा फर्ज चला भी गया, अगर 1 लाख बंदा मरी में चला ही गया, मैं कहता हूँ 5 लाख बंदा चला गया है, तो 23 करोड़ के मुल्क में अगर 5 लाख बंदा या 1 लाख बंदा या 2 लाख बंदा मरी चला जाए या पहाड़ों पे चढ़ जाए, तो इससे मुल्क की खुशहाली पता चलेगी। इनफैक्ट ये जख्मों पे नमक छड़ने वाली बात है, ये कैलेस स्टेटमेंट है, ये एक लोगों पे जो को बीत रही है। अभी मुझे यहाँ जियो के अंदर वो एक बेचारा बच्चा बता रहा है जो हमारे कैमरा मैन है कि जी 2,500 का बिल है, 8-10 हज़ार उसके ऊपर चार्जेज आ रहे हैं, लोग मरे पड़े हैं। और उसने आपने कहा जी चलो फ़र्ज़ किया कि आप 40-50 लोग खुशहाल होंगे पाकिस्तान में, उनमें से 2-3 लाख मरी चले गए हैं। 20-22 करोड़ का मुल्क है, खत गुर्बत से ग्राफ ऊपर जा रहा है। कहाँ पे रोज़ाना सुनते हैं जी कि पाकिस्तान में गरीब जो है खत गुर्बत से नीचे ज़्यादा तादाद में आ रही है। तो इस तरह का मजाक करने की बजाय मुझे तकलीफ़ हुई है फवाद चौधरी साहब के बयान से कि जो एक इंतहाई जो है सफाकाना बयान है उन दिनों में जबकि लोगों के ऊपर एक क़यामत टूटी हुई है। ठीक है शहजाद, वैसे ये भी हो सकता है कि लोग शायद हालात से इतने तंग आ गए हैं कि वो चाहते हैं थोड़ी सी एंटरटेनमेंट, और फिर एक कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी का भी हम कह सकते हैं कि शायद लोग अब इतने दूसरी चीज़ों पे स्पेंड नहीं करना चाहते, जो लाइफस्टाइल है वो देखते हैं क्यों ज़रूरी है, तो फिर वो इसलिए इस तरह की चीज़ों पे करते हैं। कि ये इसकी तौजीह हो सकती है? देखिए, अगर लोग आप कह रहे हैं कि बेजार है, फ्रस्ट्रेशन है, इसलिए वहां पे जा रहे हैं, तो अगर जा रहे हैं पैसा तो खर्च कर रहे हो ना। वो सीजन में ऑब्वियसली आपको भी पता है कि होटल के रेट्स, रेंट्स, गाड़ियों के, खाने पीने के सब बढ़ जाते हैं और लोग जो है एक्स्ट्रा मुनाफा चार्ज करते हैं, लोग देते भी हैं। अब इसके मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं। एक तरफ तो जो इशारा किया न्याजी साहब ने वो ये है कि देखें, जब आपकी इकोनॉमी ग्रो करती है, जैसे पिछले साल 4% से ग्रो की, इस साल 5% से करेगी, तो ऑब्वियसली एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जो आपका तबका होता है, अपर मिडिल क्लास हो गया, अपर क्लास हो गया, उनके पास जिनके पास ऑलरेडी पैसा होता है वो मजीद पैसा कमाते हैं और उस वजह से ऑब्वियसली उनकी स्पेंडिंग पावर में भी इजाफा हो जाता है। लेकिन क्या अगर इसका कहना ये मतलब है कि 4-5% से ग्रो कर रही है आपकी इकोनॉमी और 1-2 साल के लिए अभी तक ग्रो किया है तो उसकी वजह से तमाम पाकिस्तानी जो है मुस्तफीद हो रहे हैं, तमाम का फायदा हो रहा है? बिल्कुल नहीं ऐसा। इस वक्त जो गरीब है वो मजीद गरीब हो रहा है, जो मिडिल क्लास है वो बुरी तरीके से मुतासर हो रही है। तो इसीलिए एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जब मईशत ग्रो करना शुरू करती है, सबसे पहले जो फायदा उन्हीं लोगों को होता है जिनके पास ऑलरेडी पैसा है, और वो इस वक्त नजर आ रहा है। दूसरा एक फैक्टर ये है कि कोरोना की वजह से आपको पता है कि ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड है। तो मैं खुद पिछले 2-3 साल से ऑब्जर्व कर रहा हूं कि वो फैमिलीज जो पहले छुट्टियों पे बाहर जाना पसंद करती थी, अब क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस हैं, टेस्ट की रिक्वायरमेंट्स हैं,
वैक्सीन के रिक्वायरमेंट से, तो उन्होंने पिछले 2-3 साल से लोकल टूरिज्म को जो है तरजीह दी है, और उस वजह से भी हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा रश हो रहा है। अब जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि नथिया गली में 5 स्टार होटल आज तक तो नहीं बना, अब बन रहा है क्योंकि लोगों की डिमांड होगी, लोगों के पास पैसा होगा, उनको पता है कोई बिजनेसमैन अपना कारोबार नहीं सेट करेगा, उसको पता है कि डिमांड नहीं होगी। तो डिमांड है, लेकिन वो एक तबका है जिसकी इनकम में इजाफा हुआ है। पिछले साल एग्रीकल्चर की ग्रोथ ज्यादा थी, वहां पे हमने देखा कि लोगों की आमदनी में इजाफा हुआ, और शायद थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं कि जो मोटरसाइकिल सेल्स में इजाफा हुआ या ट्रैक्टर की सेल्स में इजाफा हुआ, वो इस चीज की निशानदेही करता है। बट क्या हर आम आदमी भी इस वक्त बेहतर कमा रहा है, क्या वो मुस्तफीद हो रहा है? मेरे ख्याल से नहीं है। जैसे मैंने कहा, इवन जो मिडिल क्लास है आपकी, वो श्रिंक हो रही है, क्योंकि उसके पास पेट्रोल, बिजली, गैस के पैसे देने के बाद, हाई ट्यूशन फीस, स्कूल फीस देने के बाद, खाने पीने की अशिया महंगी होने के बाद, उसके पास तो इतना पैसा नहीं बचता कि वो जो है स्पेंड करेगा जाके वेकेशंस पे, बल्कि वो तो बेचारा अपनी जो जमा पूंजी होगी, जो सेविंग्स है, वो भी खर्च कर रहा होगा इन हालात में। तो जैसे मैंने कहा, जो अपर मिडिल क्लास है या उससे ऊपर की जो क्लास है, उसके पास पैसा बढ़ा है, वो इस वक्त ऑब्वियसली अफोर्ड कर सकते हैं अपनी स्पेंडिंग को बढ़ाना, एक आम आदमी नहीं कर सकता। ठीक है जी, एक छोटी सी हमने ब्रेक लेनी है, उसके बाद वापस आते हैं। मज़े साहब क्या समझते हैं, एक ब्रेक के बाद जानेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। फवाद चौधरी साहब ये समझते हैं कि चूंकि मरी में सयाहत में इजाफा हो रहा है, ये जाहिर करता है कि आम आदमी की आमदनी में इजाफा हुआ है और वो खुशहाल है। क्या ये बयान दुरुस्त है? ये अपने एनालिस्ट से हम पूछ रहे हैं। मेरे पहले 2 एनालिस्ट ने नहीं का ऑप्शन दिया है। मज़र अब्बास साहब, आपकी तरफ आऊँगे, यही जानना चाहूँगी, अगर आपको भी लगता है नहीं, तो फिर वजह क्या लगती है आपको? पहले हमने देखा गवर्नर स्टेट बैंक का भी कमोबेश इसी तरह का बयान था, फवाद चौधरी साहब भी यही समझते हैं। तो डिस्कनेक्ट कहाँ पर आ रहा है अवाम और इक्तिदार के ऐवानों में जो लोग बैठे हैं उनमें? इंतहाई माजरत के साथ इंतहाई शर्मनाक बयान है। इनको पता ही नहीं है आम आदमी क्या होता है। यानी गाड़ियों में जो लोग सफर कर रहे हैं, उनको आप आम आदमी से तशबीह दे रहे हैं। मैं अगर बुरबन में बैठ के, बुरबन के 5 स्टार होटल से बैठ के अब किसी दूरबीन के जरिए या ऊपर खड़े होके देखूंगा, तो मुझे नीचे वाले बिल्कुल ऐसे ही नजर आएंगे जैसे फवाद साहब को नजर आए। लेकिन उनको जो वेटर सर्व करता है, जरा उससे पूछें कि उसकी जिंदगी कैसी गुजर रही है। वो निकले, जो साइड में लोग बैठे होते हैं, चीजें बेच रहे होते हैं, उनसे पूछें कि उनकी जिंदगी कैसे गुजर रही है। आम आदमी के लिए, आम आदमी को मरी में जाके तफरी से तशबीह देना और ये कहना कि आम आदमी की जिंदगी में तब्दीली आ रही है, इससे ज्यादा अफसोसनाक बयान और हो क्या सकता है? जाएं जरा सरकारी अस्पतालों में, देखें लोगों के हालात क्या हैं, पूछें जरा जाके कि लोग दवाएं अफोर्ड कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। आप कुछ और कर नहीं सकते तो कम से कम उनके जो दुख दर्द है उस पर ये इस तरह की बात तो ना करें कि जी आम आदमी की जिंदगी में तब्दीली लाए। क्या तब्दीली लाएं आप आम आदमी की जिंदगी में? कौन सी तब्दीली लेकर आए आप आम आदमी की जिंदगी में? जाइए पूछिए जाके लोगों से, आम आदमी को पहले डिफाइन तो करें कि आम आदमी होता कौन है। मैं और आप आम आदमी नहीं है, हमारी जिंदगी फिर बेहतर गुजर रही है, लेकिन तकलीफ होती है जब उन लोगों को देखते हैं। और इस तरीके से कम से कम खुदा के लिए आप मजाक उड़ा रहे हैं उन लोगों का। ये कहते कि जी 1 लाख आदमी मरी पहुंच गया, तो ये भी तो मालूम करें कि कितने लोग जो है वो फुटपाथ पे सोते हैं रोजाना, कितने लोग राउंड अबाउट पे सोते हैं रोजाना, कितने लोगों की जिंदगियां कैसे गुजरती हैं, ये मुझे और आपको शायद पता भी नहीं है। हम सिर्फ बैठ के यहां गुफ्तगू कर लेते हैं। तो लेकिन खुदा के लिए आप कहें और बहुत सी चीजें कहें चीजें बेहतर हो रही है, कहें सूरत हाल बेहतर हो रही है, ये इस तरह की तजवीज ना दिया करें। लेकिन भट्टी साहब, बारहा हमने देखा है काबीना में भी, दीगर जगहों पर भी, इजलासों में ये गुफ्तगू होती है। वजीर आजम इमरान खान इसके ऊपर बड़ा बोलते हैं, गरीब आदमी, आम आदमी, सब कुछ। तो जैसे मज़े साहब कह रहे हैं, क्या ये हो सकता है कि आम आदमी या किस आदमी को आम कहना है, वो पैमाना ही हुकूमत को अभी तक सही तरह से क्लासिफाई नहीं कर पा रहे, डिफाइन नहीं कर पा रहे? मैडम शेख, पहली बात यह है कि फवाद चौधरी साहब दिलचस्प तरीन इंसान हैं और कमाल की हिस्से मिजाज रखते हैं और बहुत सारे फिक्रे उनसे मंसूब हैं और दोस्त हैं हमारे। लेकिन भाईजान प्लीज,
अल्लाह के नाम पे, ये ना किया करे, आपकी मेहरबानी होगी। आपने पहले भी कहा कि जो क्या कौन सी दवाइयाँ महंगी हो गई हैं, 3 रुपए की दवाई 7 रुपए की, ये कोई कौन सी महंगी है? आपने कहा कि जो इमरान खान साहब का हेलीकॉप्टर है वो 55 रुपए फी किलोमीटर है, और फिर इसी तरह गवर्नर स्टेट बैंक का आपने बताया कि उनका डॉलर महंगा हो गया, तो क्या हुआ? ओवरसीज को तो फायदा हो रहा है। फिर इसी तरह परवेज खटक साहब ने एक दिन कहा कि क्या गुर्बत बुर्गत का ड्रामा लगा रखा है, ये गुर्बत और महंगाई होगी और तो मुल्क चलेगा, और गुर्बत कब खत्म हुई है? फिर इस तरह खुसरो बख्तियार साहब ने परसों पिछली काबीना में जब 3 वजीर उठे और उन्होंने कहा खुदा के लिए हम हल्कों में नहीं जा सकते, खाद का कुछ करें, यूरिया खाद का। तो खुसरो बख्तियार साहब ने कहा खाद तो वाफर मिकदार में मौजूद है, कहाँ लाइनें लगी, और वजीर आज़म साहब ने उससे एग्री कर लिया। फवाद चौधरी साहब, मेरी जान आप इस तरह करें, मेरे जान के टोटे जिगर गोशे, आप इस तरह करें कि पनाहगाहें बंद कर दें। आम आदमी तो बहुत ऊपर चला गया मेरी जान, पनाहगाहें बंद कर दें, लंगर खाने बंद कर दें, एहसास प्रोग्राम बंद कर दें, और हेल्थ कार्ड अब ना देना शुरू करें, क्योंकि आम आदमी तो मरीज पहुंचा हुआ है, वो तो बीमार ही नहीं होगा, इतने पुरफजा मकाम पे वो बैठा हुआ है। और फिर आपने कल परसों में फवाद चौधरी साहब मोटरवे टूल प्लाजा पर भी बैठना है, ये भी फिक्र देनी है कि देखो आम आदमी कितनी गाड़ियां रोज गुजरती हैं। जीटी रोड पर भी आप एक नजर मारिए, वहां भी बड़ा आम आदमी बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिर रहा है। और फिर इस तरह बाजारों में आप एक दिन आना है, आपने और मैं दोनों बैठेंगे, एक सिरे पे बाजार में आप और एक सिरे पे मैं, और बंदे गिनेंगे, और फिर हम टेलीफोन पर कहेंगे तेरे कितने हुए बंदे, मेरे कितने बंदे थे, कितने लोग थे, तो मैं भी बताऊंगा, आप भी बताओगे। और फिर आप अस्पतालों में भी जाइएगा, मैं भी जाऊंगा, वहाँ लोगों के रश पे हम सेल्फियां खींचेंगे और कहेंगे कहाँ दवाइयाँ महंगी हुई हैं। तो खुदा के लिए पता नहीं, मुझे लगता है कि ये लोग कटे हुए हैं आवाम से, मुझे लगता है कि ये रौनक ज़्यादा लोग हैं, मुझे लगता है कि ये मजाक उड़ाते हैं हमारा, मुझे लगता है कि ये इनका कोई अंदर से इनको ये कोई ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि जैसे बेवकूफ़ बना लेंगे। नहीं भाईजान, जान के टोटे जिगर गोशे, आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। लोग ये जो एक तो इस मुल्क में आप महंगाई बेरोजगारी छोड़ें, एक्सचेंज रेट आपका 180 रुपए से ऊपर का डॉलर है, महंगाई आप तीसरा या चौथा महंगा तरीन मुल्क हैं, और सार्क ममालिक में आपका नंबर 1 है। फीकस आमदनी आपकी सार्क ममालिक में 6ठे नंबर पे हैं, और सबसे पता नहीं कितने 129वें नंबर पे हैं। तो किसका मजाक उड़ा रहे हैं, किसको सुना रहे हैं, किसको बता रहे हैं? इस तरह किया करें, मुझे बुला लिया करें घर के अंदर लॉन में बैठ के, सारे ये मुझ पे आजमाया करें, मैं इनको कोई बेहतर फिक्रे बना के आगे फेंकता रहूंगा। लेकिन शहजाद ये जो भट्टी साहब कह रहे हैं, सब कुछ यकीनन स्टैट्स फिगर्स हर चीज बड़े इन्फॉर्म्ड बंदे हैं फवाद चौधरी साहब, उनको भी तो पता होगा, उनकी नजर सब कुछ गुजरता होगा। तो वजह क्या लग रही है आपको कि हमने मुतअद्दिद हुकूमती शख्सियात की तरफ से देखा है किस किस्म के बयानात आते हैं? देखिए, एक तो इसमें आप पॉपुलिस्ट बात कर सकते हैं जो हम सब यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन देखिए एक फैक्ट ये है कि जो कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स है उसमें बेहद इजाफा हुआ है। मिसाल के तौर पे सीमेंट बनाने वाली कंपनी हो, फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनी हो, कंज्यूमर गुड आइटम्स हो, वो तमाम प्रॉफिट्स कर रही है और बेतहाशा प्रॉफिट्स कर रही है। लेकिन इसका फायदा आम आदमी को पहुंचा है? मैं नहीं, इस्तेमाल करने वाला कौन होता है? ये कंपनी हवा में तो प्रॉफिट नहीं करती ना, इनके जो भी शहजाद वो तो रुल रहे हैं, शक्लें ज्यादा हो गई हैं, तो इसलिए ये बड़ा अच्छा खुशहाल हो गए हैं। कहाँ मैं गरीब आदमी कार ले सकता है? भट्टी साहब, अब आपकी बात से इख्तिलाफ नहीं कर रहा, जो आपने बात की वो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि गरीब आदमी, आम आदमी छोड़े, जो मिडिल क्लास थी वो भी सुकड़ चुकी है। मैं सिर्फ आपको वजह बता रहा हूँ कि मिनिस्टर ये जो बयान दे रहे हैं, ये तो फैक्ट बात है कि कॉर्पोरेट प्रॉफिट में इजाफा हुआ है, जो डिविडेंड देती है वो कंपनियां, उसमें इजाफा हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि उन्होंने अपनी सेल्स बढ़ाई है, जो सेल्स थी उसमें इजाफा हुआ है। लेकिन ये जो तमाम चीजें किस तबके को मुतासर कर रही है, किस तबके की तरफ से आ रही है, वो बहुत एक छोटा सा तबका है। और जब भी पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड इकोनॉमी ग्रो करना शुरू करेगी, कैपिटलिस्ट ममालिक में आपकी जो एलीट होगी, अपर मिडिल क्लास होगी, अपर क्लास होगी, वो उससे मुस्तफीद होगी। मैं बताता हूं कैसे। मिसाल के तौर पे अब कोरोना आया, तो जहां जहां कर्जे मिले, पहले किसको मिले? जो प्रॉपर्टी रियल एस्टेट में थे उनको मिले, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको सस्ता कर्जा मिला, आम आदमी को तो फौरी तौर पे नहीं मिला। तो जो भी रियायत होती है उन्हीं को मिलती है, वो कमाते हैं। प्रॉपर्टी जो है पिछले 1 साल में 30, 35, 40% बढ़ गई है। क्या आम आदमी ने खरीदी इसलिए बढ़ी है? नहीं,
जिसके पास ऑलरेडी प्रॉपर्टी थी उसने मजीद खरीदी, स्पेकुलेशन हुई, जो अमीर था वो अमीर होता जाता है, इसलिए बढ़ी। ठीक है जी, हाँ, यही इकोनॉमिक डिफरेंस बढ़ता जाता है। जल्दी से मज़र साहब, देन आई हैव टू क्लोज। मज़र साहब का एक जी, मज़र साहब जल्दी से। ओके शहजाद, आपका पॉइंट आ गया, दुरुस्त आपका पॉइंट आ गया शहजाद। लेट मदर जी, मज़र साहब। पहली बात ये कि कोई रीजन नहीं है कि मैं पॉपुलिस्ट बात करूं। मैंने वो बात की है जो ग्राउंड रियलिटीज हैं। जो फवाद चौधरी के बयान पे मुझे एतराज है वो सिर्फ ये कि उसको आम आदमी से रिलेट ना करें। 1 लाख गाड़ियां आम आदमी लेके नहीं जा सकता, वो तो गाड़ी नहीं ले जा सकता, वो तो गाड़ी ड्राइव कर सकता है, गाड़ी ले तो मसला वो नहीं है। मसला ये कि अगर आप ये कहते हैं कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है, जो शख्स फरी में एक रात का 10-12 हजार रुपए दे रहा है या 8 हजार रुपए दे रहा है एक किराए में, वो आम आदमी नहीं हो सकता। मैं वही कह रहा हूँ ना कि उसके उनके बयान में सिर्फ मुझे वो ये है कि बात शहजाद भी वही कह रहे हैं, लेकिन एक मुख्तलिफ उसका पहलू समझा रहे हैं हमें। ठीक है, नहीं, मैं उसकी ठीक है जी, इस डिबेट को यहीं पे क्लोज करेंगे क्योंकि टाइम हमारे पास खत्म हो गया है। तमाम एनालिस्ट ये समझते हैं कि वज़ीर इत्तलात का जो बयान है वो दुरुस्त नहीं है। मज़हर अब्बास साहब तो इसको शर्मनाक करार दे रहे हैं, शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं। और ये चीज़ जो सारे एनालिस्ट ने हमारे हाईलाइट की कि हुकूमती शख्सियात और अवाम के दरमियान में जो एक बड़ा डिफरेंस नज़र आता है, एक गैप नज़र आता है, उसको ख़त्म होने की बड़ी ज़रूरत है। कि बहुत बड़ा वक्फा है जिसको देखने की ज़रूरत है कि हुकूमत कहाँ पर ख़राबी कर रही है और कहाँ पर उसको अपनी समत दुरुस्त करने की ज़रूरत है, ताकि जो हालात हैं अवाम के उस तक पहुँच सके। अपनी सोशल मीडिया पर राय का इजहार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।